हेलो एवरीवन, दिस इज CSCM देवाशीष गोस्वामी एंड आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन। हो सकता है कि दो पार्ट में वीडियो आए। पहले पार्ट में फिलहाल हमारा जो एम है वो ये है कि सारे जितने भी नए चैप्टर ऐड हुए हैं वो मैं आपको करा दूं। स्टडी मैट खोल के रखिए, मेरी बातें सुनते जाइए, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आप एग्जाम के लिए एकदम हो जाएंगे गेट टू गो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम को तीन पार्ट में उन्होंने बांटा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, लिमिटेशन और चैलेंज क्या है। कई बच्चे ये वाला पार्ट छोड़ कर जाएंगे और मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। मेजरमेंट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 4 से 6 नंबर यहाँ से आएगा और डिफरेंट कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन शायद मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन शायद लोग पूछ ले। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। सबसे पहली बात है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है वो बनाई किसने, तो नोबेल प्राइज विनर हैं 2 लोग। पहला सिमन कुजनेट और दूसरा रिचर्ड स्टोन। तो ये दोनों लोगों की बदौलत है कि अपन नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब हमारे देश में कौन करता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि सारे नेशनल अकाउंट्स को कंपाइल करे और कंपाइल करके बताए कि भैया हमारे देश का जीडीपी कितना आ रहा है। तो ये दो नाम याद रखना, इनका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आप सोच के देखो ना, जीडीपी भी क्या एक तरीके स्टैटिस्टिक्स है, डेटा का कंपाइलेशन है और क्या। ठीक है, स्टेट लेवल पे कौन करता है, इंडिया लेवल पे तो ये करेंगे, स्टेट लेवल पे कौन करेगा, स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डन। यूजफुलनेस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये मेरे को नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएगा। और अभी मुझे लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि कौन से सेक्टर से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ सकता है आगे, क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। एस्टिमेट्स आपके कुछ कुछ ये बता देंगे, कुछ कंपैरिजन आप कर पाएंगे, जैसे हमारा देश जो है वो इंग्लैंड को पछाड़ के अब आगे बढ़ चुका है जीडीपी के मामले में। तो ये सारे कंपैरिजन वगैरह करने में जीडीपी काम आता है। मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन आया भी तो कैसे आएगा कि ये काम किस किस के आता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ऑल ऑफ द अबो रहेगा, चुपचाप ऑल ऑफ द अबो को टिक कर देना। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट क्या है आपके, तो सबसे पहला है हमारा जीडीपी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना कैसे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बड़े क्वेश्चन यानी जैसे क्लास 12th में होता था कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम सब कुछ दे देता था और फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता था, रेंट वगैरह सब दे देता था। अब वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। मान लो आपको दे देगा जीडीपी एमपी है मान लीजिए आपका 490 करोड़। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इनकेस ऐसा हो सकता है कि हल्का सा हैंग करे, तो आप इसको 1.5x की स्पीड में देखिए। कुछ हैंग कर भी रहा होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको बोल देगा कि मान लो डेप्रीसिएशन जो है वो 90 करोड़ का है। फिर आपको बोलेगा कि जो NFIA है, NFIA आपका मान लीजिए 100 करोड़ का है। फिर आपको बोलेगा कि जो NIT है वो NIT आपका मान लीजिए 50 करोड़ का है। और आप हमको बताइए NNPFC क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो हमको मालूम है कि ग्रॉस से अगर हम नेट में आते हैं, जिन लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम ग्रॉस से नेट में आते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं अपन, माइनस। नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड। डोमेस्टिक से नेशनल में आते हैं तो NFIA को प्लस करते हैं। अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो NFIA को क्या कर देते हैं, माइनस। एमपी से अगर एफसी में आना है तो NIT को क्या कर देंगे आप, माइनस। ठीक है, और अगर एफसी से एमपी में जाना है तो NIT को क्या कर देंगे, प्लस। तो 490 में 90 गया तो बचा 400, 400 में 100 ऐड हुआ तो आया 500, 500 में 50 गया तो आया 450 करोड़। तो NNPFC आ गया आपका 450 करोड़। आपके एग्जाम में डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अब अगला टॉपिक आता है हमारा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आपके एमटीपी में भी ये पूछा गया है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, होता क्या है देखिए बच्चों, एक तो अपन क्या करते हैं कि जो प्राइस चल रहा है करेंटली वही प्राइस को लेकर अगर अपन जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, हमारा करंट प्राइसेस को लेकर, यानी अभी जो चल रहा है मार्केट में प्राइस, अगर आप उसी को लेके जीडीपी आपने निकाला है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। जनरली यही होता है। उसके बाद अपन उसको एडजस्ट करते हैं विथ इन्फ्लेशन, एडजस्ट करते हैं कांस्टेंट प्राइस, यानी पहले जो प्राइस लिया था हमने उस प्राइस से अपन उसको एडजस्ट करके फिर एक नया जीडीपी निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, रियल जीडीपी।
तो द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज, रियल जीडीपी के अंदर कांस्टेंट प्राइस होता है, आपके एमसीक्यू में आएगा, क्या वर्ड आएगा, कांस्टेंट प्राइस होता है किसमें, रियल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी में कौन सा वर्ड होगा आपका, करंट प्राइस। तो मान लीजिए जैसे मोदी जी ने अभी एक डेटा निकाला कि भैया हमारे देश में तो जो जीडीपी है वो 1000 करोड़ का है। बोला कैसे 1000 करोड़, बोला कि हमने ना 10 करोड़ का सामान, 10 करोड़ सामान बेचा है और हर एक का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी इंटू 100 रुपए का प्राइस कितना हो गया हमारा 1000 करोड़ का जीडीपी। तभी मान लीजिए कि पहले तो कांग्रेस की पार्टी थी, तो कांग्रेस वालों ने बोला कि अरे रुको भाई रुको, 10 करोड़ सामान तो हम भी बेचते थे, पर तब प्राइस कितना था, तब प्राइस था 80, इसलिए कितना हो जाता था 800 करोड़। यानी कि आपने ना कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं बेचा है, आपने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, आपने महंगाई को बढ़ाया, प्राइस को बढ़ाया, इसलिए आपका जीडीपी बड़ा दिख रहा है। अगर आप हमारे वाले प्राइस से अपनी क्वांटिटी को इंटू करेंगे तो आपका जो जीडीपी आएगा वो 800 करोड़ ही जैसा हमारा था। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो कांस्टेंट प्राइस यानी पहले का प्राइस, आप एक फिक्स प्राइस कर लेंगे, उसको बेस प्राइस भी कहते हैं। बेस प्राइस से अगर आप आज की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूं आपको, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा आपका, क्वांटिटी यहां भी, क्वांटिटी यहां भी, इनटू किससे हो रहा है, अगर करंट प्राइस से इनटू हो रहा है यानी जिसके अंदर इन्फ्लेशन मिला हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल। लेकिन अगर आप कांस्टेंट से इनटू कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, रियल। दिस इज द मेन डिफरेंस, ये करंट और कांस्टेंट वाला मैंने इसके ऊपर काफी एम्फेसिस किया है क्योंकि कल आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है। तो देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के साथ इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। ऐसा एमसीक्यू आपके क्वेश्चन में आ सकता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, बेसिकली कितना इन्फ्लेशन है उसको नापने का काम करता है जीडीपी डिफ्लेटर। कितना इन्फ्लेशन है उसको नापने का काम करता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। आप सोच के देखो ना, इन्फ्लेशन से बड़ा है इन्फ्लेटर, ठीक है। इन्फ्लेशन को हटाना है, इन्फ्लेशन को हटाना है, रिवर्स करना है, तो इन्फ्लेटर का उल्टा क्या होगा, डिफ्लेटर। समझ में आया आप लोग को? तो जो इन्फ्लेशन छुपा हुआ है हमारे जीडीपी के अंदर, उस जीडीपी से उस इन्फ्लेशन को हटाना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, जीडीपी डिफ्लेटर। होता क्या है बच्चों, सीए फाउंडेशन के लेवल में आपको ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर बताओ क्या काम आता है, उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसलिए मैं आपको कंसेप्चुअल नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इससे आपके पास इन्फ्लेशन आ जाएगा, उतना इन्फ्लेशन आप हटा दो तो क्या होगा कि आप करेक्ट वाली जीडीपी पे पहुंच जाओगे। चलिए आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर एज द नेम इम्प्लाइज कैन बी यूज्ड टू डिफ्लेट और टेक आउट इन्फ्लेशन आउट ऑफ जीडीपी। यानी जो इन्फ्लेशन छुपा हुआ है उसके अंदर, उस इन्फ्लेशन को हटाने का काम कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। उसी फॉर्मूला को जो ऊपर हमने पढ़ा उसको थोड़ा आगे पीछे करके नया फॉर्मूला बन गया, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर आपका कैसे आता है। गॉट इट एवरीवन? वेरी सिंपल। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। जैसे अगर आप देखेंगे तो 800 ले लीजिए कैलकुलेटर में, डिवाइड कीजिए 650 से और इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। 800 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100 कितना आ गया मेरे पास, 123.076। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 08। इसी तरीके से करना है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। व्हाट इट एवरीवन? एकदम अच्छे समझ में आया। अब मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि इंटरप्रेट कीजिए और बताइए कि आपका इन्फ्लेशन कितने से बढ़ रहा है। तो समझो, कभी भी इन्फ्लेशन जब निकालना होता है, क्या निकालना होता है, इन्फ्लेशन निकालना होता है। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए आप दो जीडीपी डिफ्लेटर को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं आप, दो जीडीपी डिफ्लेटर को कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी कोई परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, कभी भी कोई परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। तो मान लीजिए कोई एक रैंडम मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं 2017 का मुझे इन्फ्लेशन लेने का, 2017 में कितना इन्फ्लेशन है ये देखना है मेरे को, ठीक है। तो अभी न्यू जीडीपी डिफ्लेटर कितना है मेरा, 136.84। पुराना जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 143.75, ठीक है। बस आप यही डेटा को ले लीजिए यहाँ पे, मैं थोड़ा साइड करता हूँ इसको। आप क्या करेंगे, न्यू कितना है 136.84 माइनस 143.75 अपॉन 143.75 इंटू 100। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस तरीके से आपको दो जीडीपी डिफ्लेटर दे देगा और आपको बोलेगा कि बताओ भाई कि आपका इन्फ्लेशन कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए तो मैं क्या करूंगा,
136.84 डिवाइडेड बाई 143.75 डिवाइडेड बाई 143.75 इंटू 100। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 0.66%। तो ये आपका हो गया इन्फ्लेशन। व्हाट इट एवरीवन, इस तरीके से आप इन्फ्लेशन का डेटा निकालते हैं। आपके एग्जाम में इन्फ्लेशन आएगा तो क्या करोगे आप, दो जीडीपी डिफ्लेटर आपको दिया होगा, जो भी नया लेटेस्ट जीडीपी डिफ्लेटर होगा उसको आप पुराने वाले जीडीपी डिफ्लेटर से माइनस करना और फिर डिवाइड कर देना पुराने वाले से। कभी भी कोई परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर हो गया? ये इन्होंने इन्फ्लेशन निकालना यहाँ पे बताया, थोड़ा सा थ्योरेटिकली बताया। आपको क्या करना है, अगर प्रैक्टिकली भी आता है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी दिया, रियल जीडीपी दिया और आपको यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। व्हाट इट एवरीवन, अगेन ये देखिए, ठीक है, वही फार्मूला को थोड़ा रिवर्स करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर का, तो ये आपका पास आ जाएगा। सिंपल है, पर ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सिंपल है, देखिए, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट। व्हाट इट एवरीवन, ये देखिए, क्लियर है? ये बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप डोमेस्टिक में एनएफआईए को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल। डोमेस्टिक में अगर एनएफआईए को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल। एनएफआईए होता क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और रिटेन्ड अर्निंग। ये तीनों को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एनएफआईए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और रिटेन्ड अर्निंग, ये तीन चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एनएफआईए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक में एनएफआईए को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों चीजों को ताकि आपको ध्यान रहे। ग्रॉस, नेट। ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनएफआईए को, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में आना है तो प्लस करना पड़ेगा किसको, एनएफआईए को। इज दिस क्लियर? इसके बाद अगर आपको एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से एफसी में जाना है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी को, और एफसी से एमपी में आना है तो प्लस करेंगे किसको, एनआईटी को। एनएफआईए समझ गए आप? एनएफआईए क्या क्या है? एनएफआईए हमारा एक तो देखिए आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो भी नेट में आपको लेना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी आपको नेट में लेना है, और रिटर्न अर्निंग भी आपको नेट में लेना है। तो ये जो नेट वर्ड है ना, इसको भूल के मत आना। हो सकता है वो आपके एग्जाम में ये भी टेस्ट कर ले, ग्रॉस दे दे एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में नेट दे दे, और एक ऑप्शन में दोनों ना दे, तो आपको नेट वाला चूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ऑलरेडी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बस आपको देख कर जाना है, इसका क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपने 12th में किया है। तो तीन चीजें आ गई अब आपके पास, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको एमपी में जाना होगा तो एनआईटी को प्लस करेंगे, और मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा तो एनआईटी को माइनस करेंगे। ये तो आपको मालूम है। सर ये बेसिक प्राइस क्या है? ये बेसिक प्राइस के बारे में तो हमने कभी पढ़ाई नहीं की। तो देखो ये भी एनआईटी ही है, बस टैक्स का नाम यहाँ पे अलग है। बेसिक प्राइस में क्या होता है, एनआईटी ही ऐड होता है। एनआईटी यानी टैक्स माइनस सब्सिडी। पर कौन सा वाला टैक्स और सब्सिडी? प्रोडक्शन वाला। कौन सा वाला? प्रोडक्शन वाला। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस में जाते हैं तो मार्केट प्राइस में जाने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, प्रोडक्ट वाला। कौन सा वाला? प्रोडक्ट वाला। तो याद रखना, मार्केट के लिए आपको क्या यूज करना है, प्रोडक्ट वाला टैक्स और सब्सिडी। लेकिन अगर आप बेसिक वाले में जा रहे हैं तो बेसिक वाले में आपको कौन सा ऐड करना है, प्रोडक्शन वाला। कौन सा वाला? प्रोडक्शन वाला। इज दिस क्लियर एवरीवन? सब प्रोडक्ट वाला टैक्स कौन सा होता है? प्रोडक्ट वाला टैक्स होता है बच्चों आपका जीएसटी। क्या होता है? जीएसटी। और प्रोडक्शन वाला कौन सा होता है? प्रोडक्शन वाला होता है एक्साइज ड्यूटी। जितना कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, इसी से सब आएगा। एकदम चिल होकर देखो, कुछ और देखने की, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपना स्टडी मैट खोल के बैठो, मेरा बात सुनते जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, ये अगेन इनकम अप्रोच से निकालने का तरीका था। ये पर कैपिटा इनकम आपके एग्जाम में आ सकता है। पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या होता है, अगर आपने जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा पर कैपिटा इनकम। वैसे तो आप देखना हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, जीडीपी को बड़ा दिखाते हैं। जीडीपी जीडीपी जीडीपी। क्यों? हमारा जीडीपी जो है वो दुनिया में 4th बेस्ट है। वो कभी लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। पर कैपिटा इनकम में तो भैया हम बहुत पीछे। क्यों बहुत पीछे? क्योंकि हमारा जीडीपी बहुत बड़ा है, ठीक बात है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए जब जीडीपी से डिवाइड होता है वो पॉपुलेशन, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम निकलता है ना, वो कोई छोटे छोटे देश से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो बहुत खराब है। ये बताते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो बोलते हैं कि हमारे देश में
पैसा तो बहुत है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये बात आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक कोट है बहुत फेमस हमारे इकोनॉमिक्स में, इंडिया इज अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट है जीडीपी पर कैपिटा का। अब पर्सनल इनकम में आ जाते हैं। पर्सनल इनकम बेसिकली क्या होता है कि मुझे देश के उससे मतलब नहीं है, मुझे आप ये बताइए कि मुझे कितना मिल रहा है, हाउस होल्ड को कितना मिल रहा है। तो इसके अंदर जो अपन चीज़ें एक्सक्लूड भी कर देते थे ना, जैसे ट्रांसफर पेमेंट वगैरह, वो भी यहाँ पे आपको ले लेना रहता है। गॉट इट एवरीवन? तो पर्सनल इनकम में क्या आ गया? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। भले हमने अर्न नहीं किया पर हमको मिल गया ना, बस बात खत्म। इनकम अर्नड बट नॉट अर्नड, हमको नहीं मिला ना, तो भैया उसको माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट ऐड होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांसफर पेमेंट होता है बच्चों एक तरफा, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? एक तरफा। और फैक्टर पेमेंट क्या होता है आपका? दो तरफा। कहने का मतलब मैंने काम किया, आपने मुझे पैसा दिया, इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट। मैंने काम किया, आपने मुझे पैसा दिया, दिस इज फैक्टर पेमेंट। मैंने काम नहीं किया फिर भी आप मुझे पैसा दे रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर पेमेंट। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है, सैलरी क्या है? फैक्टर पेमेंट। लेकिन मैं जब जॉब छोड़ देता हूं तो भी वो मुझे पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, ग्रेचुटी, वो क्या हो जाएगा मेरा? ट्रांसफर पेमेंट। लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप के लिए वो देश के लिए कुछ कर तो नहीं रहे फिलहाल, तो स्कॉलरशिप भी एक तरफा है, यानी वो गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं किए लेकिन फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिल गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसफर पेमेंट। क्लियर हो गया? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है? जब आप पर्सनल इनकम लेंगे और पर्सनल इनकम में से अगर आप टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है और 2,000 रुपये का वो टैक्स भर देता है, और मान लो बीच में कोई फाइन है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, अगर ऐसा कुछ भी पेमेंट कर रहा है, मान लो 1,000 रुपये का उसने पेनल्टी पे कर दिया, ठीक है, तो उसके पास ये जो 7,000 रुपये बच रहे हैं, इस 7,000 रुपये को अपन क्या कहेंगे? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्लियर हो गया? अभी फॉर्मूलाज आपको एक बार देखकर जाना है, इनकी न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। जीएनडीआई और एनएनडीआई बहुत काम का नहीं है, मैं इसको रेलिवेंट नहीं कहूँगा। ठीक है, अगेन अभी न्यूमेरिकल्स आ गए बड़े वाले। ये बड़े वाले न्यूमेरिकल बिल्कुल वही है जो सीए इंटर में हुआ करता था। तो आप लोग को मालूम होगा सीए फाउंडेशन में वाले टॉपिक्स इस साल जुड़े हैं, सीए इंटर इकोनॉमिक्स में हुआ करते थे, वही क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। ऐसे क्वेश्चन आप सोच के देखिए कैसे फाउंडेशन आ सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ये एक नंबर के लिए जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज वाई ऐसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। आएगा तो या तो फॉर्मूला आएगा या तो एक दो एडजस्टमेंट से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे अगर आप इसको देखो तो नेशनल इनकम हमको निकालना है, एनएनपीएफसी से हमको एनएनपीएमपी में जाना है, ये आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। लेकिन ये अगर वो एक नंबर में पूछ रहा है तो भाई ये तो गलत है, तो पूछेगा ही नहीं। इसलिए आप एमटीपी निकाल के देख लीजिए, एमटीपी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं सब एनालिसिस करके बैठा हूँ, जितना बोल रहा हूँ इसलिए उतना ही पढ़ना। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको देख कर जाना है। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे, ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर? अगेन ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब आते हैं मेजरमेंट में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आ जाते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है कि किस तरीके से पैसा पूरे इकोनॉमी में घूम रहा है, हमारा जो इनकम है वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा तो लोग उसको फिर कंज्यूम करेंगे, यही कंजम्पशन जो होगा वो किसका? पेमेंट बनेगा, उसी पेमेंट से फिर अपन और प्रोडक्शन करेंगे, ये प्रोडक्शन वापस से क्या होगा? कंज्यूम होगा, और इस तरीके से घूमता जाएगा। ठीक है, तो 3 फेज है इसके अंदर। पहला प्रोडक्शन फेज जहाँ पे आप सामान बना रहे हैं, दूसरा इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो सामान बना रहे हैं उनको ये पैसा दिया जा रहा है। जैसे अगर मैंने सामान बनाया तो मुझे हो सकता है कि सैलरी मिली हो, मेरा जो बॉस हो उसको प्रॉफिट मिला हो सकता है किसी ने बॉस को पैसा दिया हो तो बॉस ने उसको इंटरेस्ट दिया हो, बॉस जहाँ पे वो फैक्ट्री चला रहा है वहाँ पे क्या हो? रेंट हो। तो इस तरीके से पैसे बट रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा, वही सामान को जब लोग खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज। गॉट इट एवरीवन? अब आइए नीचे, 3 तरीके के चीज़ें हैं हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड, या तो इनकम मेथड, या तो डिस्पोजिशन मेथड। ये तीनों चीज़ें मेन होती है। डेटा क्या रिक्वायर्ड होगा भाई? सारे नेट वैल्यूज़ को आप ले लीजिए, वहाँ पे कितना सामान बन रहा है ये देख लीजिए। तो आप क्या करते हैं? बेसिकली जितना भी आपका फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट में से आप क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं? इनकम ले लेते हैं,
यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ का होगा, गवर्नमेंट का होगा, कंज्यूमर का होगा और प्रोड्यूसर का होगा। कहने का मतलब एक तो मैं हूँ देवाशीष गोस्वामी, अब मैं अगर चिप्स खाता हूँ तो कंज्यूमर में आ जाएगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय चिप्स खाता है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर खिलाती है अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, तो चिप्स के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। ये क्या मेजर होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट फोकस पे होता है, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन फोकस पे होता है, और यहाँ पे आपका कंजम्पशन फोकस पे होता है। ये तीनों वर्ड्स को आपको ध्यान रखना। चलिए, वैल्यू एडेड मेथड में आपका मेन क्या है, 3 सेक्टर में इसको बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसमें आपको बताया कि आउटपुट में से आपको क्या माइनस करना होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स लीजिए और चेंज इन स्टॉक ले लीजिए। क्या क्या लेना है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सिंपल है, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट। वेरी सिंपल। एमपी में से अगर आप एनआईटी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफसी। देखिए वही वही बातें रिपीट होंगी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। इनकम मेथड है, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। प्रॉफिट जैसे ही आप कमाएंगे सरकार आ जाएगी, बोलेगी भैया टैक्स दो, टैक्स दो, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा तो आप टैक्स में दे दोगे। फिर कुछ शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया होगा, आप उनको एक हिस्सा दोगे, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और फिर जो कंपनी के पास बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इनकम मेथड के समय अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ये कैलकुलेटर मैंने 100 रुपए पे खरीदा था और फिर मैंने 120 रुपए पे बेच दिया, ठीक है, या ये मेरा एसेट होना चाहिए ना, इन्वेंट्री नहीं, क्या होना चाहिए, एसेट। अगर मैं किसी एसेट को अपने हायर रेट पे बेचता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट। इज दिस क्लियर एवरीवन। या विंडफॉल प्रॉफिट, विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है, मैं कोई लॉटरी जीत गया, गैम्बलिंग करके जीत गया, ड्रीम 11 में टीम बनाया, थार जीत गया। कोई ट्रांसफर इनकम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक तरफा वाला, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ठीक है, पेंशन। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, या मान लीजिए कोई पास्ट सेविंग्स अगर आपने पेमेंट किया है तो उन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या क्या ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर आपने शेयर को बेचते समय कोई कमीशन दिया, कोई ब्रोकरेज दिया, या उसकी कोई इम्प्यूटेड वैल्यू है प्रोडक्शन की, इन सारी चीजों को आपको ऐड करना है। दिस क्लियर एवरीवन। क्या क्या ऐड करेंगे, कमीशन, ब्रोकरेज, इम्प्यूटेड वैल्यू। क्या क्या ऐड करेंगे, कमीशन, ब्रोकरेज, इम्प्यूटेड वैल्यू। कैपिटल गेन क्या होता है, जब आप एसेट को बेचते हैं महंगे दाम पे तो उससे आपको जो गेन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। विंडफॉल प्रॉफिट, लॉटरी वगैरह, ट्रांसफर इनकम और सेकंड हैंड गुड वगैरह को आपको लेना नहीं है। क्लियर हो गया। लॉयर, इंजीनियर अगर इन लोग है, इन लोग ने अगर कोई आपको सर्विस दी है, ये सब आपको क्या कर लेना है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो भैया इसको ले लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग ना कई बार मिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं। मिक्स्ड इनकम क्यों, क्योंकि इसको किसी एक कैटेगरी में बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आएगा, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि जो हम करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट करती है। तीसरा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ना आपको थोड़ा सा मैं आपको हिदायत दूंगा, एडवाइस दूंगा कि भाई आप, क्या हो रहा है भाई, पेज आगे पीछे हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। माफ कीजिएगा, ठीक है। और फिर एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपको देखकर जाना है। एक्सपोर्ट को जनरली डिनोट कैसे किया जाता है, एन एक्स से डिनोट किया जाता है, एन एक्स से, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। कई बार उसको एक्स माइनस एम भी लिखा जाता है। आगे आते हैं, ये अगेन आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने बोला है, ये क्वेश्चन भी आपको देखकर जाना है। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, 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 न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप यूट्यूब चैनल में मेरे आएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पे सॉल्व करके रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, ठीक है। जीडीपी और वेलफेयर, ये एक अच्छा टॉपिक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। बेसिकली इस टॉपिक में बोला क्या जाता है कि अगर किसी देश का जीडीपी ज़्यादा है तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस देश में भलाई हो रहा होगा, वेलफेयर हो रहा होगा, तो जवाब है नहीं। बहुत सारे देश हैं जिनका जीडीपी बहुत हाई है लेकिन वेलफेयर वहाँ पे नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शायद प्रॉपर नहीं है। जैसे हमारा देश
हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे आता है। रीज़न क्या है? हमारे देश में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हमारा खराब है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ पे कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास है ही नहीं। तो जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या खुश रह पाएंगे? नहीं। तो इनकम हो रहा है, लेकिन इनकम सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में हो रहा है, सबके हाथ में नहीं हो रहा है। क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते आप जीडीपी से। हो सकता है कोई आदमी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हो लेकिन उसकी लाइफ फिर भी दुखी हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो वैसे ही जी रहा है, खा रहा है, मर जा रहा है। जैसे रशिया में अगर आप देखेंगे तो रशिया में, कोरिया में, ऐसी जगह में पैसा बहुत कमाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो जाती है। कई बार ना कुछ हिडन प्रोडक्शन होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो दुनिया को बताते नहीं है। जैसे रशिया कितनी सारी चीज़ें करता है, कितने सारे मिसाइल्स बनाता है, हथियार बनाता है, दुनिया को बताते ही नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो इलीगल होती है, तो हम गवर्नमेंट को नहीं बताते। हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसको बताते नहीं है। जैसे ड्रग्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सब का प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत होता है लेकिन पता नहीं चलता है। नॉन मार्केट प्रोडक्शन या नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर जो होते हैं वो भी वेलबींग के लिए बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में मम्मियाँ, दादी, चाची, इनमें से कोई ना कोई हाउस वाइफ होंगी ही होंगी। हाउस वाइफ जो भी रोल प्ले करती हैं, कभी भी उनका वो जो इनकम, वो जो कहीं ना कहीं कमा सकती थी या जो पैसा बचा रही हैं, उसको कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन उनका होना हमारे घर को घर बनाता है। हाउस वाइफ को इसलिए आज की डेट में होम मेकर कहा जाता है। तो होम मेकर का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उनको जीडीपी में ऐड नहीं करते। ठीक है। डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने साउथ कोरिया में सुना, वहाँ पे बच्चे 12-12 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं। वो घर जाते हैं सिर्फ खाना खाने और सोने। आपने अगर वहाँ की कोई मूवी वगैरह देखी होगी तो वहाँ पे भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन लोग खुश नहीं रह पाएंगे, लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगला, इकोनॉमिक बैड बहुत सारे होते हैं। जैसे हो सकता है कोई देश भले ज़्यादा पैसे कमा रहा है लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, क्राइम बहुत है। जैसे अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका का जो ग्लॉसी इमेज दिखाया जाता है हॉलीवुड मूवी में, सच में इतना भी अच्छा नहीं है वो। आप वहाँ पे ट्रैफिक में ही आधी लाइफ काट देते हैं। अगर आप बैंगलोर में हैं तो बैंगलोर में आपकी आधी ज़िंदगी, बैंगलोर का जीडीपी बहुत हाई है पर ट्रैफिक में ही चला जाता है, पोल्यूशन बहुत है। दिल्ली में अगर आप जी रहे हैं तो दिल्ली में एक एवरेज इंसान अगर जिएगा तो ड्यू टू पॉल्यूशन उसकी 12 साल से लाइफ अपने आप कम हो जाएगी। ये डेटा बताता है। यानी इकोनॉमिक बैड तो फिर जीडीपी को नहीं देख सकते आप। अगला, कुछ वॉलंटियर वर्क होता है, कभी आप उसको काउंट नहीं करते। इकोनॉमिक वेलफेयर की चीज़ होती है जैसे ऐश करने वाला टाइम, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, ये सब भी आपकी जीडीपी से नहीं दिखता। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होता है। एक्सटर्नैलिटी को मैं चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़े देख ले आप, इसलिए रुक जाइए। ठीक है, डन। लिमिटेशंस क्या क्या हैं भाई? कोई डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर नेशनल इनकम का। कोशिश बहुत की गई है कि एक अच्छा डेफिनेशन बनाया जाए, पर हर देश का थोड़ा बहुत डेफिनेशन चेंज होता है। फाइनल गुड क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, इसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल दूध क्या है, फाइनल गुड कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। कुछ लोग के लिए फाइनल है, अगर आप सीधा कंज्यूम करें तो फाइनल ही है, लेकिन अगर उसको आप यूज़ करें पनीर बनाने में और फिर आप पनीर बेच रहे हो तो फिर वो तो इंटरमीडिएट गुड। ट्रांसफर पेमेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है। ड्यूरेबल गुड का सर्विस, नॉट ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड का सर्विस। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कांस्टेंट प्राइस वाला इशू जो मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर में बताया। गवर्नमेंट सर्विस का वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को मेजर करना बहुत मुश्किल है। बाकी चैलेंजेस क्या है, डेटा हमारे पास नहीं है। नॉन मॉनेटाइज सेक्टर भी है, यानी ऐसे सेक्टर भी हैं जो काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन आप उसको मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि बेसिकली आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं पर किसी और के लिए नहीं, खुद ही कर रहे हो, खुद ही खा जा रहे हो, खत्म, तो वो आपकी जीडीपी में नहीं जुड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, यानी लोगों को मालूम ही नहीं है क्या चीज़ आएगा क्या चीज़ नहीं आएगा। हमारे देश में इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या 4.5% है आज भी। ठीक है, 4.5%, 6% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी 94% लोग तो बता ही नहीं रहे कि वो इनकम कमा कितना रहे। तो कहीं ना कहीं इसको जानना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लासिफिकेशन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन का एक्यूरेट मेजरमेंट करना कहीं ना कहीं क्या है, एक टास्क है बहुत ज़्यादा मुश्किल। गॉट इट एवरीवन? तो लीजिए, हमारा चैप्टर 6 का यूनिट नंबर 1 यहाँ पे होता है खत्म। गॉट इट एवरीवन? चलिए, थैंक यू।